हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर 24 है और उम्मीद है आपने पहली सभी वीडियो देख ली होंगी। तो हम लास्ट क्लास में जहाँ भी थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था क्या कि अगर n की वैल्यू 4 है तो बताओ कि आपकी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो क्या होता था, n l m और यहाँ S इस तरीके से था। ठीक है, तो L का फॉर्मूला क्या था, L इज इक्वल टू होता है 0 टू n-1 और M का फॉर्मूला क्या था, M का फॉर्मूला था -L2 प्लस L। इसका कोई फॉर्मूला नहीं था और इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं था, इन दोनों के ही फॉर्मूले थे। ठीक है, तो 0 टू n-1 अगर मैं लिखूँ तो 0 n-1 यानी 4-1 3, तो 0 टू 3 0 1 2 3 इस तरीके से बना सकते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर हर इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, जीरो में इसकी वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू 0। अब ये थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी, कभी भी एल की वैल्यू 0 आए तो ये एस सबसेल बोला जाता है, और 1 आए तो पी बोला जाता है, 2 आए तो डी बोला जाता है, 3 आए तो एफ, 4 आए तो जी, इस तरीके से बोला जाएगा। ठीक है, और जैसे कि आपने ये चीज़ तो पहले ही समझ ली थी कि अगर कभी भी किसी केस में अगर ये पाया जाए, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ पहली शेल में क्या होता है तो आप कहोगे एस, दूसरी शेल में क्या होता है तो आप कहोगे एस और पी दोनों, तीसरी शेल में क्या होता है एस पी डी, फोर्थ शेल में क्या होता है एस पी डी एफ। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा फोर्थ शेल में क्या होता है तो एस पी डी एफ, ये चारों सब शेल होती हैं। एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल। कंपेयर करके देखते हैं क्या यही आंसर आया है, बिल्कुल यही आंसर आया। देखो, जीरो का मतलब क्या है एस। ठीक है, अभी भी जो पढ़ा था हमने, जीरो का मतलब एस होता है फॉर्मूले के हिसाब से। अच्छा, एल की वैल्यू अगर 1 आए तो इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है पी। एल की वैल्यू 2 आए तो डी, एल की वैल्यू 3 आए तो फॉर्मूले में क्या एफ, इस तरीके से। तो आगे ना फोर्थ शेल में एस पी डी एफ, फॉर्मूला भी यही बता रहा है, फोर्थ शेल में एस पी डी एफ। ठीक है, तो इस तरीके से होंगे। अब हर किसी के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ये तो हमारे क्या निकाल दिए इन्होंने, सब शेल। कितने सब शेल हैं टोटल, 4 सब शेल हैं। ठीक है, टोटल 1 2 3 4, 4 सब शेल है। अब यहाँ जो निकलेंगे वो क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स निकलते हैं। ठीक है, हर किसी के लिए लगाएंगे, जीरो के लिए लगाएंगे -02 + 0 0, -1 0 +1। और जैसे कि आपको पता है पी में 3 डब्बे ही होते हैं, ये रे पी के 3 डब्बे। ठीक है, इसमें अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो -2 -1 0 +1 +2। तो यहाँ देखो, जैसे कि आपको पता है डी में 5 डिब्बे ही होते हैं, ये 5 है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और एफ के लिए आपको पता होना चाहिए टोटल 7 डिब्बे होते हैं, ये तो ये 7 डिब्बे आ गए। डिब्बे का मतलब ऑर्बिटल। एक और फॉर्मूला रजिस्टर के टॉप पे आप हाईलाइट कर लेना, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने हो तो एक और फॉर्मूला 2l प्लस में 1। ठीक है ना, ये 2l प्लस में 1 है इन टर्म ऑफ l। हालांकि हम ये भी फॉर्मूला डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल याद होगा आपको इन nth शेल, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। और फॉर्मूला क्या था हमारा, n स्क्वायर, इस तरीके से था। ठीक है, तो मान लो आप फोर्थ में देख रहे हो तो कितने डब्बे होंगे फोर्थ में, 16। चेक करते हैं, 16 है, 7 तो इसके हो गए, 5 इसके हो गए, 12 के बाद 3 इसके हो गए, 15 और एक ही हो गया 16। यस, 16 है इसमें ऑर्बिटल। लेकिन अगर इन टर्म ऑफ एल को देखोगे आप तब भी आप ऑर्बिटल बता सकते हो। जैसे कोई पूछे आपसे बताओ डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो आपको तो पता ही है डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो रख के देखना एक बार डी की वैल्यू, बताओ डी की वैल्यू क्या होती है एल की। ये देखो डी की वैल्यू एल की क्या होती है, 2 होती है। रखो इसमें, जैसे आप इसमें रखोगे 2 तो 2 2 जा 4, 2 × 2 + 1 आ गया ना 5। आपको पहले ही पता था डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन टर्म ऑफ एल आप निकाल सकते हो।
बहुत सिंपल, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, क्लास को और आगे ले चलते हैं। अभी यहाँ हमारे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2, यहाँ भी अगर मैं ऐसे 2 बना दूँ, ये भी देखो 1 2 3 4 5, इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसके 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन। कई बच्चों ने आंसर मेरे पास सेंड किए, बहुत कमाल के आंसर थे, बिल्कुल ठीक थे, कुछ गलतियां नहीं थी। ठीक है, तो इसी क्लास से अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो अब आप इतने परफेक्ट हो चुके हो कि वो आपसे ये पूछे कि बताओ 2s में n और l की वैल्यू बताओ 2s में, तो ये नहीं कि आप 2s दिख गया तो आप पूरा वो सीरीज बना दोगे, नहीं भाई। 2 के लिए मैं मानता हूँ n यहाँ 2 है तो l क्या होगी, 0 to 1 - 1 इसका फॉर्मूला है 0 to 1 माइनस 0 to n - 1 इसका फॉर्मूला है। तो क्या होगा 0 1 यही होगा, लेकिन उन्होंने पूछ रखा है 2s में बताओ, तो आपका आंसर हो गया n की वैल्यू। तो इसे देख के बता देते हैं 2, l की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे आप, s को लिखोगे या p को लिखोगे, किसको लिखोगे भाई, s दे रखा है तो s को ही तो देखेंगे, 0, दिस इज योर आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर वो कहे आपसे 3p में बताओ n और l की वैल्यू, तो n तो देख के बता दो 3, l p में क्या होता है फिर से देख लो भाई, ये देखो l p में क्या होता है 1, तो आंसर आ गया आपका 1। n = 3, l = 1। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं 4D, इनको लिखते रहना, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये 2, ये 3, तो ये आ गया n की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ 4, और l की वैल्यू क्या आ जाएगी d के केस में, फिर से देखते हैं हम यहाँ पर d के केस में 2, तो यहाँ आ गया आपकी वैल्यू 2। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये n की वैल्यू, l की वैल्यू, n की वैल्यू, l की वैल्यू, इस तरीके से। अगर मान लो सिर्फ कोई ऑर्बिटल आपको इस तरीके से दे दे तब आपको ऐसे करना है। अगर आपको सीधा सीधा ये बोलता है कि आप चारों क्वांटम नंबर निकाल के दिखाओ n l m s, अगर n की वैल्यू 3 है तो आपको वैसे ही करना है जैसे हमने कल की क्लास में किया था। अगर ऐसे दे देता है इस तरीके से तो आपको n और l दिख ही रहा है, आराम से कर सकते हो। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में 4 शेप को देखा था, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। ठीक है, सभी की शेप भी पता थी आपको। s ऑर्बिटल की स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की डम्बल शेप होती है, d ऑर्बिटल की क्लोवर लीफ और डोनट होती है, और f ऑर्बिटल की शेप पेपर पे ड्रॉ नहीं की जा सकती। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 3 टॉपिक क्लियर करेंगे। पहले का नाम है नोड, नोड किसे कहते हैं, ठीक है, और इसी को का दूसरा नाम है नोडल सरफेस, इसी को कहते हैं नोडल सरफेस। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाता है तो बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि रेडियल नोड क्या है। फिर रेडियल नोड, तो रेडियल नोड जो है इसको समझेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है ये समझ में आ गया तो ये नहीं पता लगता फिर एंगुलर नोड क्या है, और सभी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक और इसी के साथ जो अलग से जो टॉपिक है ये भी मैं लिख देता हूँ, दिस इज वेव फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है ना, ये वेव फंक्शन का स्क्वायर है। तो ये 4 टॉपिक जो है अच्छी तरह से क्लियर करेंगे ये होते क्या हैं। तो मेरे पास एक बहुत कमाल की प्लानिंग है, देखो ध्यान से। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई पहली शैल होती है ये इस तरह से, ये पहली शैल है, ठीक है, और उसके बाद पहली शैल में सिर्फ और कुछ नहीं होता, पहली शैल में सिर्फ S ही होता है, आपको अच्छी तरह पता है। फिर दूसरी शैल में आती है, उसमें क्या होता है, S भी होता है, P भी होता है। ये देखो दूसरी शैल में मैंने क्या बना दिया, S बना दिया, ठीक है, दूसरी शैल में S बना दिया। अब P भी बनाना है, P भी होता है, लेकिन अभी हम P को थोड़ा सा साइड में रखेंगे, पहले हम रेडियल नोड को क्लियर करते हैं होती क्या है। अब छोटे वाला जो स्फीयर आपको दिख रहा है इसको मैं साइड में रख रहा हूँ, ये है आपका क्या 1s, अच्छी तरह पता है, और बड़े वाले को भी ले आओ यहाँ पे
तो ये जो बड़े वाला है ये हो गया आपका इस तरीके से, ये बड़े वाला स्फीयर है, ये हो गया आपका क्या 2s। अब देखो जरा ध्यान से, जो बात बोहर ने कही थी कि हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये बात कौन बोल रहा है? ये बात क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये कह रहा है कि ठीक है यार, ये कोई सर्कल थोड़ी ना है, ये सर्कल है नहीं, ये स्फीयर है। सर्कल और स्फीयर में फर्क है। बॉल, ये बॉल की तरह होता है एटम। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे भाई? बॉल के चारों तरफ कहीं भी मिल सकते हैं ना। तो इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो हालांकि पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल बोल रहा हूँ मैं, पूरे स्फीयर में हर कहीं है, लेकिन न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है, और बाहर जो है, बाहर का जो पोर्शन है वहाँ पाए जाने की संभावना थोड़ी कम है। यानी न्यूक्लियस के पास जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बिल्कुल वैसे जैसे इन्होंने डायग्रामेटिकली दिखा रखा है। 1s में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है सबसे ज़्यादा होती है, फिर थोड़ी 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 कम होती चली जाती है, ठीक है। तो इसी को देखो, देखो बीच में तो न्यूक्लियस है ना, तो यहाँ रेडियस अगर मैं मान लूँ तो बिल्कुल पास जो न्यूक्लियस के वो इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अब देखो एक बार ध्यान से इसी के नीचे एक ये बिल्कुल इस ग्राफ को भी इसी से रिलेट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये देखो ये ग्राफ, इस ग्राफ में ये वेव फंक्शन स्क्वायर दिखाया गया है। वेव फंक्शन स्क्वायर अभी अभी हमने यहाँ भी लिखा है। तो वेव फंक्शन स्क्वायर होता क्या है? नोड का उल्टा। कैसे? वेव फंक्शन स्क्वायर को कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम को कहते हैं वेव फंक्शन स्क्वायर। और फिर नोडल सरफेस को क्या कहेंगे भाई? इसी का उल्टा। क्या उल्टा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या मिनिमम? नहीं, इज 0। इसी को कहते हैं नोड। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाए कि इस डायग्राम में हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा है। फिर जैसे 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 दूर जा रहे हैं हम रेडियस के साथ, तो वो कम होती जा रही है। यानी अब इस ग्राफ को देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये है वेव फंक्शन स्क्वायर जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और देखो ये रेडियस है, यानी न्यूक्लियस जब 0 थी, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास देखो प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर गए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या होती चलेगी? बिल्कुल कम होती चलेगी, ठीक है ना। 0 तो कभी नहीं होती, लेकिन कम होती चली जाती है, ठीक है। अब जैसे ही हम किस में आए, अब दूसरे वाले केस में आगे देखते हैं हम किस में। ये आपका कौन सा है? 2s है, ये वाला एग्जांपल। 2s के अंदर अगर आप देखो तो पहले न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थी, फिर एकदम से देखो ये खाली जगह क्या आ गई है, कोई मिस प्रिंट नहीं है। ये जो खाली जगह आपको दिख रही है इसी को कहते हैं नोड, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या होती है? 0, कुछ होती नहीं। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, फिर एकदम से इलेक्ट्रॉन मिलना शुरू हो गया। यानी पहले इलेक्ट्रॉन था, फिर गायब, फिर एकदम से आ गया। तो यहाँ 2s में अब हमने देखा कि एक ही नोड था, ठीक है, एक ही नोड था। अब इसी चीज़ को आप देखो, पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे फिर कम, नहीं पहले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे फिर गायब हो गए, फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। अब देखो ग्राफ को, ये देखो यहाँ रेडियस जब बिल्कुल रेडियस के बिल्कुल पास देखो, जब बिल्कुल न्यूक्लियस के पास, ये 0 न्यूक्लियस है, इसके पास देखो रेडियस, इलेक्ट्रॉन के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी, ठीक है। फिर एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 0 होगी, टच कर गया ना इसको, 0 होगी, फिर से ज़्यादा होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे पीछे गए फिर कम 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 होती चलेगी।
तो ये ग्राफ जो है ये 2s के लिए है, ये ग्राफ जो है ये 1s के लिए है। ये वेव फंक्शन स्क्वायर है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। और जो एकदम से ये जीरो हो जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, उसी को कहते हैं नोड। समझो अच्छी तरह से, ये जो न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जैसे ही आप थोड़ा सा दूर गए तो जीरो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जो क्या कहते हैं नोड। तो 2s में कितने नोड होते हैं भाई? 2s में नोड होते हैं एक। कैसे पता लगा? क्योंकि नोड का फॉर्मूला होता है। और क्या होता है नोड का फॉर्मूला? मैं सारे फॉर्मूले के करके यहाँ लिख देता हूँ। नोड का फॉर्मूला होता है n-1। रखो n की वैल्यू, 2 की वैल्यू यहाँ रखो, 2 - 1 क्या आया? 1। यानी 2s के अंदर एक नोड है जो आपको दिख रहा है। 1s के अंदर कितने नोड हैं? एक भी नोड नहीं है। फॉर्मूले में रख दो n की वैल्यू 1 - 1 0, इसमें एक भी नोड नहीं है और हमें दिख भी नहीं रही एक भी नोड। इस तरह से निकालते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 3s में कितने होंगे, तो 3s में अगर आप चेक करो तो 3s में अगर हम देखें n-1 नोड निकालने के लिए, तो 3 - 1 s का कोई यूज नहीं होता है यहाँ पे। 3 - 1 यानी 2, यानी 3s में ऐसे ऐसे दो नोड होंगे। एक खाली जगह यहाँ होगी, फिर थोड़ी फिर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर खाली जगह होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो 3s में नोड जो हैं वो 2 होंगे। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं नोड को। अब देखो कितनी अजीब बात है, आपने जो नोड है इसको पता लगा लिया, तो रेडियल नोड जो है वो किसे कहते हैं? अब ध्यान से सारा खेल समझते रहना और आपको पूरा का पूरा जो केस है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक बार मैं नोड 3s की भी आपको दिखा देता हूँ। 3s में नोड जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, फिर आगे चलते हैं, खेल को आगे बढ़ाते हैं। नोड इन 3s ऑर्बिटल, ये देखो ये 3s ऑर्बिटल के नोड दिखा रखे हैं इन्होंने। 3s में कितने होते हैं? ये 3s दिख रहा होगा आपको, और इसमें होते हैं 1 2, ये खाली खाली व्हाइट कलर की 2 जगह है, तो ये 2 नोड हो गए। अच्छा 2s में एक ही नोड है आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोड होते हैं। इन्होंने तो खैर बहुत कमाल के दिखा रखे हैं। यहाँ पर देखो खाली जगह है, यहाँ एक नोड है और फिर एक नोड है, तो 2 नोड है टोटल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जहाँ 0 होती है उसे कहते हैं नोड। अच्छा अब बात आती है रेडियल नोड और एंगुलर नोड में डिफरेंस क्या है। जिस बच्चे ने ये भी समझ लिया तो वो प्री मेडिकल टेस्ट यानी नीट का एग्जाम देने के लायक हो गया वो, कि रेडियल नोड और एंगुलर नोड में क्या फ़र्क है। वेरी सिंपल, जो रेडियल नोड होते हैं वो रेडियस के अराउंड आप मेजर कर सकते हो, जैसे सर्कुलर शेप में हो, यानी जो भी हम पढ़ रहे थे वो रेडियल नोड थे। जो बिल्कुल स्फेरिकल शेप के अराउंड होते हैं उसे कहते हैं रेडियल नोड। जिस तरीके से ये एक रेडियल नोड है, ठीक है ना, ये एक रेडियल नोड है। तो फिर एंगुलर नोड क्या हुआ? बिल्कुल एंगुलर नोड होते हैं। तो ये देखो एंगुलर नोड कैसे होते हैं। तो ये मान के चलना नोड जो है वो इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो नोड है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, एक तो रेडियल और एक एंगुलर। एंगुलर नोड तो कहते ही उस जगह को है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 होती है, उसी को कहते हैं। अब वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि यहाँ जो है आपका रेडियल नोड जो है वो बड़ा सिंपल है। वो इस तरीके से दिखाया जा सकता है जैसे ये वाइट कलर की खाली जगह और फिर से ये कलर आ गया, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से मैं इसको दिखा देता हूँ इस तरीके से। ये वाइट कलर जो है ये नोड आ गया। अगर एक वाइट कलर का की खाली जगह और आई और इस तरीके से इन्होंने एक और ये दिखा दिया, तो आपके जो नोड हैं वो 2 नोड हो गए इसके, ठीक है ना। तो जो सर्कुलर होते हैं एस ऑर्बिटल के होते हैं उन्हें कहते हैं रेडियल नोड। और एंगुलर नोड क्या होते हैं भाई? जो पी डी एफ इनमें आते हैं वो कौन से होते हैं? वो एंगुलर नोड होते हैं। कैसे पता लगता है इनके बारे में? जैसे एक पी का डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये पी के डायग्राम में मान लो मैंने ये बना दिया पी का डायग्राम, इसे एक्स है, वाई है, सभी को पता है इसके बारे में वैसे तो।
ये Z है। तो P के इस डायग्राम में आप बता सकते हो कि जब मैंने ये डायग्राम बनाया था तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहाँ पे है भाई? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जो है वो यहाँ पे है, ये सारे हिस्से में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है। अच्छा, कहाँ नहीं है भाई? इसके बिल्कुल बीचों बीच इस एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहाँ पर क्या है? 0। एंड दिस इज कॉल्ड नोड। बिल्कुल बीचों बीच इसके पार्टीशन करेंगे तो बीचों बीच इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना 0 है। दिस इज कॉल्ड नोड, इसी को कहते हैं नोड। अब क्योंकि यहाँ पर एंगल्स हैं, आप देख रहे हो कि 90 डिग्री का एंगल, एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी पी और डी में क्या होते हैं? एक्सिस होते हैं, और उनके नोड को कहते हैं एंगुलर नोड। ठीक है ना? यहाँ कोई एक्सिस नहीं होता, दीज आर नॉन डायरेक्शनल। लिख लो, जो स्फेरिकल होते हैं, एस ऑर्बिटल इज, रजिस्टर के टॉप पे लिख लो, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इनकी डायरेक्शन होती है। जैसे इसकी डायरेक्शन एक्स, पी एक्स है, ठीक है ना? पी एक्स है। कभी आप कभी भी नहीं सुनोगे एस एक्स, एक्स वाई, एस वाई, एस जेड, नहीं, सिर्फ एस, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब एंगुलर नोड समझ के आप अच्छी तरह से, एंगुलर नोड निकालने का तरीका क्या होता है? बड़ा सिंपल यार। एंगुलर नोड का एक ही फार्मूला होता है, अभी मैं सभी के फार्मूला लिख लूँगा। यहाँ देखो, एंगुलर नोड सभी के जो फॉर्मूले हैं डिस्टिंग्विश करके लिख दूंगा मैं, ताकि आपको परेशानी ना हो। भाई, एंगुलर नोड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जस्ट L। कैसे? आपको वो पूछेगा, बताओ 3p में, कैसे पूछ सकता है? 3p में बताओ एंगुलर नोड कितना है, तो आपको कुछ नहीं देखना, 3 से मतलब ही नहीं है आपको। p को देख लो, p में क्या वैल्यू होती है बताओ? L की। p में वैल्यू L की, ये देखो, p में वैल्यू L की कितनी होती है? 1। तो आपका आंसर क्या आ गया? 3p में एंगुलर नोड जो है वो क्या है? 1 है। एंगुलर नोड जो है वो 1 है, बस खत्म। कोई कहे कि बताओ 4f में बताओ एंगुलर नोड क्या है? ठीक है भाई, तो एंगुलर नोड जो 4f में होता है, 4 से कोई मतलब है नहीं, f को देख के बताना होता है। तो f में l की वैल्यू 3 है, तो आपका आंसर हो गया 3। तो ये एंगुलर नोड यहाँ पर कितना है? 3 है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप डी का डायग्राम देखोगे तो आप खुद ही देख लोगे। डी के डायग्राम में, कोई भी डी का एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। ये देखो, डी का एक सिंपल सा डायग्राम पहले वाला ही बना दिया मैंने, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई, यहाँ पर देखो, एक तो पार्टीशन इन दोनों के बीच में है, एक पार्टीशन इन दोनों के बीच में, तो ये खाली जगह में यहाँ भी इसके अगर आप देखें तो इसके बीच में भी खाली जगह है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो इन दोनों के बीच में भी खाली जगह है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में भी खाली जगह है। ये इस तरीके से इन दोनों के बीच में भी खाली जगह है। तो कितने हो गए? अगर मैं कहूँ एंगुलर नोड, इन दोनों के बीच में एक खाली जगह, एक, इन दोनों के बीच एक खाली जगह, एक, यानी 2 हो गए। इसीलिए एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है? L। अगर मैं D की बात करूं, अगर मैं यहाँ लिखूं कि बताओ 4D में एंगुलर नोड कितने हैं, तो D को देख के आप क्या कहोगे? 2। ये देखो, D को देखकर L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में एंगुलर नोड जो हैं वो 2 हैं। एंगुलर नोड 2 हैं इसमें 4D में। अब तो पता लग गया ना किस तरीके से पता लगाया जाता है कि 2 लॉब्स के बीच में खाली जगह को कहते हैं एंगुलर नोड। 2 लॉब्स के बीच में खाली जगह को कहते हैं एंगुलर नोड। यानी क्योंकि 4 लॉब है तो 2 एंगुलर नोड हो गया, 2 ही लॉब है तो एक ही एंगुलर नोड हो गया। सिंपल यार। तो एंगुलर नोड किसी लॉब्स के बीच में होते हैं, रेडियल नोड किसी सर्कुलर फॉर्म यानी स्फेरिकल फॉर्म के बीच में होते हैं। सिंपल। तो रेडियल नोड का क्या फॉर्मूला है भाई? इसको भी लिख देते हैं। एक और फॉर्मूला आ गया है रेडियल नोड। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? तो ये है n माइनस l माइनस 1। n माइनस l माइनस 1, ठीक है। तो n माइनस l माइनस 1 का मतलब है, जैसे मान लो इन्होंने दे दिया रेडियल नोड निकालना है भाई,
ठीक है, किस में निकालना है, 4s में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू क्या होगी 3, l की वैल्यू क्या होगी 0, 1 माइनस आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, 4 माइनस 0 माइनस 1 आंसर आ गया इसका 3। तो ये इसका रेडियल नोड आ गया, खत्म। रेडियल नोड भी आ गया आपको निकालना, इसके लिए फार्मूला n माइनस एल माइनस 1 है, ठीक है ना। और एंगुलर नोड भी आ गया आपको निकालना, इसके लिए फार्मूला l है। तो बताओ टोटल नोड कितने हो गए, टोटल नोड का मतलब दोनों को जोड़ दो, l से l कैंसिल आउट, n माइनस 1, यानी ये 3 फार्मूले हैं। टोटल नोड निकालने हो, रेडियल नोड निकालने हो, एंगुलर नोड निकालने हो, तो इसके लिए 3 फार्मूले हैं। अब तो मैं ये कंफ्यूज कर देगा कि आपको वो पूछेगा कि बताओ 3D में, बताओ 3D में रेडियल नोड कितने होते हैं, तो तुम सोचोगे यार रेडियल तो यार स्फेरिकल होता है, डी में कहाँ से पूछ लिया। नहीं यार, 3D में जब तुम जाओगे तो तीसरी शेल में भी तो स्फेयर होगा, ठीक है ना, तीसरी जो शेल है उसमें भी तो स्फेयर होगा। तो इसीलिए आपको फॉर्मूला एक ही लगाना है, n माइनस एल माइनस एन, यानी 3 माइनस इसकी वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, तो आंसर है 0, खत्म, ठीक है ना। तो रेडियल नोड जो है इसमें 3D में होता है वो 0 है, इस तरीके से। तो ये आपके 3 फॉर्मूले थे, आपको सारे नोड जो हैं समझ में आ गए होंगे, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये 3 ही है टोटल, इसके अलावा और नोड नहीं आएंगे इसमें। तो अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये हो गया आपका ख़त्म, इन नोड का पूरा जो सिस्टम है, सारा का सारा जो पेज है, ये सब नोड से जुड़ा हुआ था, सारा ख़त्म हो गया है। अब बात कर लेते हैं एक साइंटिस्ट की जिसका नाम था अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, ओके। तो अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।